रसायन विज्ञान के मूल अवधारणाएं। पहले हम इसके टॉपिक के बारे में जान लेते हैं। भारतीय वैज्ञानिकों का रसायन विज्ञान में योगदान। रसायन विज्ञान का महत्व। भारतीय वैज्ञानिकों का रसायन विज्ञान में योगदान 1.1 में है। मतलब कहने का हुआ कि किन किन वैज्ञानिकों ने रसायन विज्ञान में अपना अपना योगदान दिया है। रसायन विज्ञान का महत्व। रसायन विज्ञान के बारे में हम क्यों पढ़ते हैं, क्या महत्व है। रसायन विज्ञान में मापन। रसायन विज्ञान में जो मापते हैं उसकी क्या इकाइयाँ हैं। मापक की अंतरिक्ष इकाइयाँ। रासायनिक संयोग के नियम। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। अवोगैड्रो की परिकल्पना। मोर अवधारणा एवं अवोगैड्रो संख्या। प्रतिशत संघनन, मूल एवं अणुसूत्र। रसायन अभिक्रिया की मिति। रासायनिक अभिक्रिया की रस समीकरण मिति। विलयनों की अभिक्रिया की रस समीकरण मिति। सीमांत अभिकर्मक। परमाणु भार, अणु भार एवं तुल्यांकी भार। पाठ्यपुस्तक के प्रश्नोत्तर, अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर इत्यादि। तो अब शुरू करें। तो रसायन विज्ञान के बारे में सबसे पहले रसायन विज्ञान के बारे में। तो रसायन विज्ञान पदार्थ की संघनन, संरचना, गुणधर्म, रूपांतरण एवं उपयोग का अध्ययन रसायन का विज्ञान का क्षेत्र है। रसायन का विज्ञान का क्षेत्र है। और पढ़ रहे हैं अणु तथा परमाणु मौलिक अवयव है, इसलिए विज्ञान को परमाणु तथा अणुओं का विज्ञान भी कहा जाता है। कहने का तात्पर्य है मेरे दोस्तों कि कोई भी पदार्थ अणु, सबसे सूक्ष्म कण अणु से बना है तथा परमाणु से बना है, इसलिए रसायन विज्ञान को परमाणु तथा अणुओं का विज्ञान भी कहते हैं। रसायन विज्ञान भारतीय वैज्ञानिकों का रसायन विज्ञान में योगदान जो 1.1 में पढ़ना है। तो रसायन विज्ञान के विकास में प्राचीन काल से ही भारतीय वैज्ञानिक मनीषियों के योगदान एक गौरवशाली इतिहास रहा है। इसका विस्तृत आधुनिक भारत में रसायन शास्त्रों के पितामह कहा जाने वाला आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय द्वारा लिखित हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री नामक पुस्तक में किया गया। कहने का तात्पर्य हुआ मेरे दोस्तों कि अगर कोई आपसे पूछ दे कि भारत में रसायन शास्त्र के पितामह, आधुनिक भारत में रसायन शास्त्र के पितामह किसे कहा जाते हैं, तो पहला आंसर आ गया आपका आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय। प्राचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय। अगर दूसरा सवाल है कि आचार्य प्रफुल्ल राय चंद्र जो है यह कौन सी पुस्तक लिखी है, तो हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट
ए हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट नमक पूछता। अगर पूछ दे कि हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट नमक पुस्तक किसने लिखा है, तो आपका जवाब होना चाहिए आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय द्वारा। आचार्य प्रफुल्ल राय चंद्र द्वारा नई दिल्ली में कुतुब मीनार के पास खुली आसमान के नीचे खड़ा स्तंभ पिछले 1600 वर्षों से जंग रहित बना हुआ है, जो वर्तमान काल में भी रसायनज्ञों के लिए एक चुनौती है। भारतीय वैज्ञानिकों के गणित विज्ञान का लोहा मानने से इससे बड़ा प्रमाण हो सकता है। वर्तमान में कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि कुतुब मीनार के पास खुले आसमान में जहाँ बारिश पड़ती हो, हवा चलती हो, वहाँ एक लोहा का खंभा 1600 वर्ष से है, लेकिन आज तक उसमें जंग नहीं लगा है। आज तक वैज्ञानिकों जो है, आधुनिक युग के जो वैज्ञानिक है, वो बता नहीं पाए कि उसमें जंग क्यों नहीं लगा। बता नहीं पाए कि उसमें जंग क्यों नहीं लगा। तो वही कह रहे हैं कि वर्तमान में भी प्रोफेसर NCN राव बंगलोर, प्रो सुखदेव दिल्ली, प्रो गोवर्धन मेहता बंगलोर, प्रो RA मरेस्कर CSIR दिल्ली, प्रोफेसर M शर्मा मुंबई, प्रोफेसर रामचरण मेहरोत्रा जैसे अनेकानेक रसायनज्ञ अंतरिक्ष ख्याति अर्जित कर रसायन विज्ञान के विकास में भारतीय प्रतिभा को योगदान को चरितार्थ कर रहे हैं। अब कह रहा है कि यहाँ कुछ जो है वैज्ञानिकों के नाम लिया गया है, कुछ बंगलौर से है, बंगलौर से वैज्ञानिक बताया गया है, CNR राव है, प्रोफेसर गोवर्धन मेहता है, कुछ दिल्ली से है, दिल्ली से बताया गया कि प्रोफेसर सुखदेव है, प्रोफेसर RA मरेस्कर है। मुंबई से बताया गया प्रोफेसर MA शर्मा मुंबई में जो रहते हैं, प्रोफेसर रामचरण मेहरोत्रा जैसे अनेकानेक रसायन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति अर्जित कर रसायन विज्ञान में भारत विकास में भारतीय प्रतिभा को चरितार्थ कर रहे हैं। वर्तमान युग में रसायन विज्ञान ने बहुत अधिक प्रगति की है। मनुष्य के दैनिक जीवन का कोई भी क्रियाकलाप ऐसा नहीं है जिसमें रसायन विज्ञान का उपयोग ना हो। अतः कहा जा सकता है नो लाइफ इज पॉसिबल विदाउट केमिस्ट्री। अब देख रहे हो दोस्तों कि आजकल कोई भी काम करते हैं, है ना, सुबह से लेकर तुद पे मुँह धोते हैं, नहाते हैं, हर जगह जो है विज्ञान का, केमिस्ट्री का बहुत बड़ा योगदान है। बिना विज्ञान के आप कोई भी आज एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए एक कहावत कहा गया है, नो लाइफ इज पॉसिबल विदाउट केमिस्ट्री, नो लाइफ इज पॉसिबल विदाउट केमिस्ट्री। रसायन विज्ञान का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है तथा जो स्थान घेरता है, जिसका द्रव्यमान होता है तथा जो स्थान घेरता है, द्रव्य कहलाता है। द्रव्य कहने का अर्थ हुआ पदार्थ। कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरता है, द्रव्य कहलाता है। द्रव्य के गुण, द्रव्य के उदाहरण ले सकते हैं, कलम,
जो स्थान घेर रहा है, भार भी है। कोई भी वस्तु ले लीजिए, अपना चप्पल ले लीजिए, टोपी ले लीजिए, बगल का किताब कॉपी ले लीजिए, है ना। यानी हमारे चारों तरफ जो भी है वो द्रव्य है। द्रव्य के गुण धर्मों को भौतिक व रासायनिक में वर्गीकृत किया जा सकता है। अब किसी भी पदार्थ के गुण होंगे, उस गुण में देखा जा सकता है कि कौन से गुण को हम भौतिक गुण में रखें और कौन से गुण को हम रासायनिक गुणों में रखें। भौतिक गुण वाला व गुणधर्म होते हैं। भौतिक गुणधर्म व गुणधर्म होते हैं जिन्हें पदार्थ की पहचान या संगठन को प्रवर्तित किए बिना मापा या देखा जा सकता है। भौतिक गुणधर्म को कुछ उदाहरण रंग, गंध, गलनांक, क्वथनांक, घनत्व आदि हैं। भौतिक गुण जो है बा गुणधर्म है बच्चों, जिससे हम पदार्थ को पहचान लेते हैं। अगर कोई भी पदार्थ को हम कैसे पहचानते हैं तो उसका रंग देख के, जैसे ब्लैक बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड है, तो देखते हैं वो उजना है, चिकना है ना। उसका रंग देखते हैं, उसका गंध देखते हैं। अगर कड़वा तेल है तो सूंघ के देखते हैं कि वह झांस देता है तो कड़वा तेल है, सरसों का तेल है। अगर झांस नहीं देता तो कह देते तीसी तेल है। मतलब कि बिना कोई परिवर्तन किए जैसा है वैसा ही रहते हुए भी उसमें को हम जो है पहचान कर लेते हैं। वह जो जिस गुण के आधार पर हम पहचान करते हैं उसको, उसी गुण को भौतिक गुण धर्म कहते हैं। तो कहने रहे हैं कि आगे हम पढ़ रहे हैं रसायन विज्ञान की अवधारणाएं। रसायन वृद्धि हुई, इसी में कीटनाशक, फुफुंदी और प्रेरकनाशी रसायनों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है ना। कहने का तात्पर्य है कि अब जो है रासायनिक के गुण धर्मों को मापने या देखने के लिए रासायनिक परिवर्तन होना आवश्यक है। रासायनिक गुण धर्मों को मापने या देखने के लिए रासायनिक परिवर्तन होना आवश्यक है। बिना रासायनिक परिवर्तन किए बिना हम उसको रसायन में नहीं माप सकते कि उसमें क्या क्या गुण हैं। रसायन शास्त्रों के विज्ञान की बात शाखा जिसमें पदार्थ के संगठन, संरचना एवं उपतरण का अध्ययन किया जाता है। इसे निम्न उपवर्गों में अध्ययन किया जाता है। रसायन शास्त्र विज्ञान की बात शाखा जिसमें पदार्थ का संगठन, संरचना एवं उपतरण का अध्ययन किया जाता है ना। इसे निम्न उपवर्गों में अध्ययन किया जाता है। अब रसायन विज्ञान है, अब इस संगठन को, संरचना को कैसे बना है उसका अध्ययन करना है ना। तो इसको रसायन विज्ञान में कह सकते हैं, रसायन शास्त्र विज्ञान कहते हैं, है ना। इस निम्न उपवर्गों में बांटा जाता है। जैसे पदार्थ के दो रूप होते हैं, एक होता है मिश्रण पदार्थ और एक होता है शुद्ध पदार्थ। मिश्रण में भी दो रूप होते हैं, एक होता है समांगी मिश्रण, एक होता है विषमांगी मिश्रण। शुद्ध पदार्थ के भी दो रूप होते हैं, एक होता है तत्व, एक होता है यौगिक। अब कार्बनिक रसायन अब यहाँ जान रहे हैं कि मिश्रण के बारे में, तो मिश्रण के बारे में जब दो पदार्थ मिल जाता तो मिश्रण कहते हैं। समांगी मिश्रण, तो समांगी मिश्रण जो है वैसा मिश्रण जिसका अनुपात हर जगह कहीं से भी लिया जाए समान मात्रा में हो, उसे समांगी मिश्रण कहेंगे। विषमांगी मिश्रण कि एक जगह से लेने के जो अनुपात मिला दूसरी जगह अगर उठावे तो अलग अनुपात मिलता हो तो उसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं। शुद्ध पदार्थ में तत्व और यौगिक, एक ही परमाणुओं से बना पदार्थ को तत्व कहते हैं। दो या दो से अधिक परमाणुओं के से मिलने से, है ना, दो तत्वों को मिलने से बना पदार्थ को यौगिक कहते हैं।
कार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन, भौतिक रसायन, विश्लेषण रसायन, फार्मास्यूटिकल रसायन आदि। रसायन विज्ञान की अन्य शाखाओं तथा भौतिक, जीव विज्ञान, भूविज्ञान, चिकित्सा विज्ञान आदि के साथ अभिन्न रूप से जुड़ा होता है। कहने का तात्पर्य कि हमने कहा कि विभिन्न भागों में बात है, कार्बनिक रसायन के रूप में बांट सकते हैं, अकार्बनिक रसायन के रूप में बांट सकते हैं, भौतिक रसायन के बारे में बात सकते हैं, विश्लेषण रसायन, फार्मास्यूटिकल रसायन। आप कहेंगे कार्बनिक रसायन किसको कहेंगे? जो कार्बन से बना हुआ रसायन रहे। अकार्बनिक रसायन किसको कहेंगे? जो कार्बन से नहीं बना रहे। भौतिक रसायन है ना, विश्लेषण रसायन जो जिसका विशेषता बतलाते हैं, जिस रसायन की जरूरत द्वारा। फार्मास्यूटिकल रसायन जिससे दवा उवा मिलता है। रसायन विज्ञान, विज्ञान की अन्य शाखाओं तथा भौतिक, जीव विज्ञान, भूविज्ञान, चिकित्सा आदि के साथ अभिन्न रूप से जुड़ा हो। क्या कह रहे हैं? रसायन विज्ञान, विज्ञान की अन्य शाखाओं तथा भौतिकी, जीव विज्ञान, भूविज्ञान, चिकित्सा विज्ञान आदि के साथ अभिन्न रूप से जुड़ा हो, है ना। अब कह रहा है कि विभिन्न क्षेत्रों में रसायन विज्ञान की उपयोगिता एवं महत्व का वर्णन। अब किस क्षेत्र में कैसा उपयोग है, कैसा महत्व है, उसके बारे में जानते हैं। पहले दैनिक जीवन के बारे में जान लें कि दैनिक जीवन में हम रसायन का उपयोग करते कि नहीं करते। सवेरे दातुन करने से रात के सोते समय तक की विभिन्न क्रियाकलाप को, चाहे वो टूथपेस्ट हो, चाहे खाना पकाने का तेल हो, पीने का स्वच्छ पानी व मीठा पानी हो, कोल्ड ड्रिंक हो, बालों में लगाने का तेल हो, परफ्यूम हो, लिपस्टिक हो, अरिसान, भवन आदि सभी में रसायन विज्ञान का विशेष योगदान है। ऐसा कोई तत्व नहीं है जो क्रियाकलाप में यूज करते हो जिसमें रसायन विज्ञान का योगदान ना हो, है ना। आगे स्वास्थ्य एवं औषधि के क्षेत्र में, अब स्वास्थ्य औषधि के जानबे करते हो कि जो भी दवाई बनता है ना, बीमारी की दूर करने के लिए, वह रसायन विज्ञान के हेल्प से बनता है। मनुष्य के स्वास्थ्य में होने वाली गिरावट, बीमारियों को जानने के लिए विभिन्न प्रकार के परीक्षण, मूल परीक्षण इत्यादि किए जाते हैं, मूत्र परीक्षण इत्यादि किए जाते हैं, जो विभिन्न रसायनों के प्रयोग से संभव है। रोग का पता चलने के बाद उपचार हेतु दी जाने वाली औषधियाँ भी विभिन्न रसायनों द्वारा तैयार की जाती हैं। दोस्तों, कहने का हुआ कि पहले आपको डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या करता है? मशीन से चेक करता है। जिस मशीन से चेक करता है उसमें भी रसायन विज्ञान है, पेशाब मूत्र वगैरह भी चेक लेता है, तो वो भी रसायन विज्ञान के हेल्प से ही चेक होता है। बीमारी पता चल जाता है तो जो दवा मिलता है आपको, वो भी रसायन विज्ञान के ही द्वारा होता है। स्वास्थ्य चिकित्सा के क्षेत्र में रोग निदान हेतु चिकित्सा पद्धतियों में औषधियों का निर्माण में रसायन की महत्वपूर्ण भूमिका है। रोग निदान एवं उपचार हेतु चिकित्सा पद्धतियों में औषधियों के निर्माण में रसायन की महत्वपूर्ण भूमिका है। अनेक जीवन रक्षक दवाइयाँ, अनेक जीवन रक्षक दवाइयाँ जैसे क्लोरोमाइसिन, पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, सिप्रोफ्लोक्सासिन जैसी प्रतिजैविक का निर्माण रसायन द्वारा संभव है। अगर नहीं रसायन रहता तो क्लोरोमाइसिन कहाँ से बनता है, पेनिसिलिन कहाँ से बनता है, स्ट्रेप्टोमाइसिन कहाँ से बनता है, सिप्रोफ्लोक्सिन कहाँ से बनता है, जैसी प्रतिजैविक निर्माण द्वारा रसायन द्वारा संभव है। सिस्प्रास्टिन
सिस्प्लास्टिन व टैक्सोर कैंसर जैसे असाध्य रोगों के लिए एवं एड्स रोगियों के उपचार हेतु एजिडोथाइमेजी जैसी औषधियों को पादप एवं प्राणियों के स्रोत से प्राप्त किया गया है ना। एजिडो गैस को ठीक करना है ना, सिस्प्लास्टिन को ठीक करना है, टैक्सोर कैंसर को ठीक करना है, या फिर आपको एड्स को ठीक करना है, उसके लिए जो एजिडोथाइमिडी जो दवाई मिलता है, औषधि मिलता है, वो पेड़ पौधा से और जंतु से मिलता है। किसके द्वारा? रसायन के द्वारा। क्लोरीन विरंजक चूर्ण, क्लोरीन विरंजक चूर्ण, अजोन तथा जियोलाइटस का उपयोग जल को स्वच्छ एवं शुद्ध कर पीने योग्य बनाने के लिए किया जाता है। आप जानोगे कि जो पानी समुद्र से आता था वो पीने लायक नहीं होता था। जो नाले का पानी है, बहुत जगह पीने के लिए पानी का दिक्कत होता है, तो वहाँ पीने लायक पानी बनाने के लिए क्लोरीन विरंजक चूर्ण, अजोन तथा जियोलाइट्स का उपयोग जल को स्वच्छ एवं शुद्ध पीने योग्य बनाने के लिए किया जाता है। तो वो किसकी मदद से? तो होगी केमिस्ट की मदद से, रसायन विज्ञान की मदद से। जलवायु की शुद्धिकरण के लिए हेतु कीटनाशक व जीवाणुनाशक रसायन से ही संभव हुए। अगर जलवायु को शुद्ध करना है तो उसके लिए भी रसायन लगाना होगा। कृषि के क्षेत्र में भारत ने बहुत अधिक प्रगति की है। कृषि के क्षेत्र में भारत ने बहुत अधिक प्रगति की है। कृषि में नवाचार उन्नत बीज खाद के प्रयोग से पैदावार में अधिक की वृद्धि हुई है। आप जानते हैं कि अगर कृषि को रसायन नहीं दिया जाए तो खेती में अनाज बहुत कम उगेगा। जो भी वृद्धि हुआ रसायन के चलते हुआ, रसायन के विकास के चलते हुआ। इस प्रगति में कीटनाशक, फफूंदीनाशी और परीक्षनाशी जैसे रसायनों की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आप जानते हैं कि जब पेड़ उगता है तो बहुत सारे अजीबोगरीब पेड़ कीटाणु उग जाते हैं, जन्म जाते हैं, जो पेड़ों के लिए फलने फूलने में दिक्कत करते हैं। उसके लिए नाश करने वाला, उसको नाशी जो है कहाँ से मिला? रसायन से मिला है। जैसे रसायनों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, आजकल विभिन्न फसलों की उन्नति किस्में विकसित करने हेतु बायोटेक्नोलॉजी व जीन टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है। बायोटेक्नोलॉजी व जीन टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है। उद्योगों में रसायन का उपयोग के बारे में जानेंगे दोस्तों। रसायन विज्ञान में हुई प्रगति ने आज अनेक उद्योगों को जन्म दिया है। आज देख रहे हैं कि बहुत सारा कृषि के क्षेत्र में, दवाई के क्षेत्र में, सब दवाई कहाँ बनता है? रसायन के द्वारा बनता है। कहाँ बनता है? तो उद्योग में बनता है। तो उद्योग का जन्म दिया है, जिनमें न केवल हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हुई है, वरना लाखों व्यक्तियों को रोजगार भी प्राप्त हुआ है। अब हमको तो दवाई मिल जाता है, दवाई बनाने वाला भी नौकरी कर रहा है, उसको भी परिवार खा पी रहा है आराम से। ना केवल हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हुई है, वरना लाखों व्यक्ति को रोजगार भी प्राप्त हुआ है। वस्त्र उद्योग, रंग व पेंट उद्योगों, सर्फ व साबुन उद्योग, चमड़ा उद्योग, धातु निष्कासन
फोटोग्राफी उद्योग, चीनी उद्योग, सीमेंट उद्योग, ग्लास उद्योग, प्लास्टिक उद्योग आदि का विकास रसायन के ज्ञान एवं उपयोग पर ही निर्भर है। अगर रसायन के ज्ञान नहीं होता तो ना साबुन बनता, ना चीनी बनता, ना घर को पेंट करने वाला रंग बनता। इसलिए रसायन विज्ञान बहुत उपयोगी है। नए पदार्थों का निर्माण में रसायन विज्ञान से रसायन के सिद्धांतों की स्पष्ट समझ के कारण ही चुंबकीय, विद्युत चुंबकीय और प्रकाशीय गुणधर्मों से युक्त पदार्थों का निर्माण संभव हुआ। अगर रसायन की स्पष्ट समझ नहीं होती तो प्रकाशीय गुणधर्मों और विद्युत चुंबकीय से जो आज बन रहा है वस्तु वो आज नहीं बना होता। हमारे घरों में लैंप नहीं जलाया जाता, जिसके परिस्वरूप अति चालक सिरेमिक सुचालक बहुलक, अति चालक सिरेमिक सुचालक बहुलक, प्रकाशीय तंतु जैसे उपयोगी पदार्थों का संश्लेषण किया जा सका है। अब चालक पहले प्राकृतिक द्वारा लोहा में, तांबा में, चांदी द्वारा मिलता था, लेकिन रसायन के द्वारा नया जो तार बना वो सिरेमिक सुचालक बहुलक का बना, जो रसायन की उत्पत्ति है। युद्ध के क्षेत्र में उपयोगी सामग्री TNT, युद्ध में उपयोगी सामग्री TNT, डायनामाइट, नाइट्रोग्लिसरीन, एंथ्रेक्स, परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, विषैली गैस आदि सभी रसायन विज्ञान के अनुप्रयोगों पर आधारित है। अगर रसायन विज्ञान नहीं रहता तो परमाणु बम नहीं बनता, हाइड्रोजन बम नहीं बनता, विषैली गैस नहीं बनता, तो ना बनता ना युद्ध के क्षेत्र में ये आए रसायन के विज्ञान के चलते आए। जीव विज्ञान के क्षेत्रों में जैव रसायन क्रियाओं जिसके द्वारा प्राणी एवं वनस्पति में होने वाली विविध क्रियाओं, जैविक अवयवों के बनने की गति, स्थान एवं अनुक्रम का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। उदाहरण, रेडियो एक्टिव फास्फोरस पौधों में खनिज एवं अन्य पदार्थों के स्थानांतरण, दिशा एवं मात्रा का अध्ययन करने में उपयोगी है। आगे है पर्यावरण में शुद्धिकरण में। अब देखो रसायन हर जगह उपयोग हो रहा है। पर्यावरण का शुद्धिकरण इसके पहले भी थोड़ा चर्चा कर चुके हैं। अब ध्यान से सुनो कि वाहनों से निकलते धुएं, अब वाहन से धुआं निकल रहा है। नाभिकीय जब हादसा होता है, बम फूटता है तो उससे भी प्रदूषित होता है। उद्योगों के अपशिष्टों, जो उद्योग में गंदा जल निकलता है, पानी निकलता है, उसको अपशिष्ट बोलते हैं। जलों में प्रदूषण की मात्रा को नियंत्रण करने में, अब जल में भी प्रदूषित हो रहा है। गंगा नदी में सुना होगा कि मलमूत्र का उद्योग के पानी बहाए जाते हैं तो उसको में प्रदूषण हो रहा है। तो सरकार ने कहा कि गंगा जल को, नदी को साफ करावेंगे। मोदी सरकार कहे थे कि गंगा जल को साफ करावेंगे, उसमें करोड़ों रुपये खर्च किया गया है ना। तो करेंगे, उसके लिए जो खर्च हुआ उसमें भी रसायन का उपयोग किया गया। वो खर्च कहाँ हुआ? रसायन विज्ञान में हुआ, रसायन के पदार्थों को लेने में हुआ। रसायन विज्ञान ने प्रभावी उपयोग दर्शाया। समताप मंडल में
ओजोन की सतह को बढ़ने वाले पदार्थ क्लोरोफ्लोरोकार्बन का विकल्प रसायन विज्ञान के अध्ययन द्वारा संभव हो पाया है। अब पहले जो था संतापशीय क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है छेद कर देता था, उसकी जगह पर दूसरा गैस भरा जाने लगा है। उसका वो भी हुआ रसायन विज्ञान के ही संभव हुआ। रसायन विज्ञान में मापन हम जानते हैं कि प्रयोग में किए गया प्रत्येक मापन त्रुटि व अनिश्चलता के लिए होता है। हम जानते हैं प्रयोग में किया गया प्रत्येक मापन त्रुटि व अनिश्चलता के लिए हुआ है। जो मापन उपकरण की सीमाएं पर निर्भर करता है। हम जानते हैं कि गणना की गई किसी राशि का मान जिस सीमा तक सूचना प्राप्त कर सकते हैं उससे अधिक की परिशुद्ध ज्ञात नहीं कर सकते। गणना की मान भी शुद्ध गणना की मान के लिए एक सीमा निर्धारित है। वैज्ञानिक आंकड़ों के लिए एक विशेष शब्द विशेष का अंग्रेजी सिग्निफिकेंट होता है। फिगर मनी विशेष शब्द सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है सार्थक, फिगर का मतलब होता है अंक का प्रयोग किया जाता है। वैज्ञानिक आंकड़ों के लिए एक विशेष शब्द सिग्निफिकेंट मतलब सार्थक और फिगर मतलब अंकों का प्रयोग किया जाता है जब किसी मापन का परिमाण शुद्ध रूप से प्राप्त हो, तब उस मापन में अर्थपूर्ण अंकों की संख्या सार्थक अंक कहलाती है। जब किसी मापन का परिमाण शुद्ध रूप से प्राप्त हो, जब किसी मापन का परिमाण शुद्ध रूप से प्राप्त हो, उस मापन में अर्थपूर्ण अंकों की संख्या सार्थक अंक कहलाता है। सार्थक अंक कहलाता है जब किसी मापन का परिणाम शुद्ध रूप से प्राप्त हो। जब शुद्ध रूप से कोई भी माप का अंक प्राप्त हो जाता है तो उस मापन में अर्थपूर्ण अंकों की संख्या को सार्थक अंक कहते हैं। मापन की परिशुद्धता का अभिज्ञान सार्थक अंकों की संख्या से होती है। मापन की परिशुद्धता का अभिज्ञान सार्थक अंकों की संख्या से होती है। जिस मापन में सार्थक अंकों की संख्या अधिक हो, वह माप उतना ही परिशुद्ध कहलाता है। जिस मापन में सार्थक अंकों का मान अंकों की संख्या शुद्ध हो, सार्थक अंकों की मायना कहते जिस मापन में सार्थक अंकों की संख्या अधिक हो, वह मापन उतना ही परिशुद्ध कहलाता है। किसी मापन की संख्या लिखते समय अंतिम अंक से पहले सभी अंक निश्चितता सहित ज्ञात होते हैं। किसी मापन की संख्या लिखते समय अंतिम अंक से पहले के सभी अंक निश्चितता सहित ज्ञात होते हैं तथा अंतिम अंक में एक इकाई की अनिश्चितता रहती है। अंतिम अंक में एक इकाई की अनिश्चितता रहती है।
उदाहरण के लिए दिखा देते हैं, दिया हुआ है। उदाहरण के लिए मान एक पाथन है जिसका मान है 11.64 मापा गया है, जिसमें 4 अंक है, जिसमें 1 सुनिश्चित अंक है, ये बदला नहीं जा सकता, तथा 4 अनिश्चित अंक है। अतः अंक को इस प्रकार लिखे जाते हैं: निश्चित अंक 116, अनिश्चित संदेहपूर्ण अंक 4। ध्यान रहे कि समस्त अंक एक संख्या में सार्थक होते हैं, समस्त अंक एक संख्या में सार्थक हो, लेकिन अंतिम अंक अनिश्चित या संदेहपूर्ण होता है, जबकि शेष अंक निश्चित होते हैं। अतः 1.64 की सभी 4 अंक सार्थक अंक हैं। इनमें 116 निश्चित तथा 4 कुछ हद तक अनिश्चित अंक हैं, जिसमें ±0.1 ग्राम की अनिश्चितता है। सार्थक अंक को संख्या में प्रस्तुत करने के नियम। अब सार्थक अंक को संख्या में कैसे प्रस्तुत करें? जैसे एक निश्चित राशि की संख्या में सार्थक अंक प्रस्तुत करने के कुछ विशेष नियम हैं। ये नियम निम्नलिखित हैं। पहला, बेसमस्त अंक जिसमें शून्य नहीं है सार्थक है। बेसमस्त अंक जिसमें शून्य नहीं है सार्थक है। जैसे 4.3 में 3 सार्थक अंक है। 5.243 के 4 सार्थक अंक हैं। 41.124 में 5 सार्थक अंक है। नोट, दशमलव बिंदु की सार्थक अंक में गणना नहीं करते। दशमलव को नहीं गिनना है, दशमलव को बिल्कुल नहीं गिनना है। यदि शून्य 2 अंकों के मध्य स्थित हो, यदि शून्य 2 अंकों के मध्य स्थित हो, तब सार्थक अंक, तब यह सार्थक अंक है। उदाहरणतः 6.01 में 3 सार्थक अंक हैं, क्योंकि शून्य जो है 2 अंकों के बीच आया। 6.001 में 4 सार्थक अंक। वह शून्य जो अशून्य अंक के बाईं तरफ लिखा जाता है सार्थक अंक नहीं है। वे केवल दशमलव बिंदु का स्थान निर्धारित करते हैं। 0.523 में 3 सार्थक अंक हैं। 0.014 में 2 सार्थक अंक हैं। 0.002 में 1 सार्थक अंक है। समस्त शून्य जो दशमलव बिंदुओं के दाहिनी तरफ आते हैं, समस्त शून्य जो दशमलव बिंदु के दाहिनी तरफ आते हैं सार्थक अंक कहलाते हैं। वे मापक उपकरण की शुद्धता की प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण के लिए एक की तार की लंबाई, जिसे मीटर रॉड, वर्नियर कैलिपर तथा स्क्रूज गेज से मापा गया। मीटर रॉड, वर्नियर कैलिपर तथा स्क्रूज गेज से मापा गया। वे नीचे दिए गए अनुसार अलग अलग सार्थक अंक देगी। मीटर स्केल में मापा गया 11.0 सेमी प्राप्त हुआ, जिसमें न्यूनतम मान 0.1 सेमी होता है। इसमें 3 सार्थक अंक हैं। वर्नियर कैलिपर मापन में 11.00 होता है। इसमें न्यूनतम मान
0.01 होता है, सेमी है, तो 11.00 में 4 सार्थक अंक है। न्यूनतम माप 0.001 के स्क्रूज गेज से मापने पर यदि प्रेक्षण 11 सेमी प्राप्त होता है तो सार्थक अंक 5 होंगे। तो सार्थक अंक 5 होगी। 0.001 स्क्रू गेज से मापने पर यदि प्रेक्षण 11 सेमी प्राप्त होता है तो सार्थक अंक 5 प्राप्त होंगे। नोट: ध्यान रखें कि कोई संख्या शून्य पर समाप्त होती है जो दशमलव बिंदु के दाएं तरफ नहीं है, दशमलव बिंदु की दाएं तरफ नहीं है, तो वह सार्थक हो भी सकता अथवा नहीं भी। वो सार्थक हो भी सकता अथवा नहीं भी। उदाहरण के लिए एक संख्या 18,500 में 3 और 4 अथवा 5, 3, 4 अथवा 5 सार्थक अंक हो सकते हैं। इस संदेह को समाप्त करने के लिए राशि को घात के रूप में लिख सकते हैं, जिससे विवेचना आगे की जाती है। सिंपल सी बात है, 3 है, 4 है, 5 हो गया। 5 सिरे पर उपस्थित शून्य को सार्थक अंक नहीं माना जाएगा यदि उसमें दशमलव बिंदु नहीं है। उदाहरण 500 में एक सार्थक अंक है, 500 में 3 सार्थक अंक है, अब 500 में 0.000 में 4 सार्थक अंक है। 4 घातांकीय संकेत या वैज्ञानिक संकेत। इस प्रकार के संकेत में प्रत्येक संख्या n गुने 10⁻n में लिखी जाती है। यहाँ n एक संख्या जो दशमलव के बाईं तरफ है तथा जिसमें एक अशून्य अंक है। n = 10, n = 10 की घात है, जो धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य हो सकती है। घात के रूप में एक राशि को लिखने के लिए उस स्थान की गणना कर लेनी चाहिए जहां दशमलव को हटाया गया है, जहां दशमलव को हटाया गया है। घात धनात्मक होगी यदि दशमलव बाईं तरफ ले जाया जाए तथा घात ऋणात्मक होगी यदि दशमलव दाईं तरफ ले जाया जाए। घात धनात्मक होगी जब बाईं तरफ ले लिया जाए। घात धनात्मक होगी जब बाईं तरफ ले लिया जाए। घात ऋणात्मक होगी जब दाईं तरफ ले लिया जाए। जैसे 40,400, तो सिंपल सी बात है, 40,400 यहाँ लिखा हुआ 4.04, यानी कमा है तो घात बढ़ जाएगा। इधर बाईं तरफ लिया जा रहा है तो 10⁴ दशमलव की 4 स्थान पर बाईं तरफ ले जाया जा रहा है। दूसरा है आपका 0.0000404, मतलब बहुत ही कम है, उसको बढ़ा के 4 तक ले आया, 4.04। तो यहाँ देख रहे हैं कि दशमलव दाईं ओर जा रहा है। जब दशमलव दाईं तरफ ले जाता है तो घात माइनस में होता है। 5 अंक 1 2 3 4 5, 5 अंक दशमलव पीछे गया है तो 10⁻⁻5। घात
दशमलव की 5 स्थान दाईं तरफ ले जाया जा रहा है तो घात -5, और दाएं बाईं तरफ तो प्लस में, दाईं तरफ तो माइनस में। घात के रूप में गणना बहुत छोटी तथा बहुत बड़ी राशि लिखने में बहुत उपयोगी सिद्ध होती है। उदाहरण के लिए एक संख्या 0.00054 को 5.4 गुनी 10⁻⁻5 के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसमें दो सार्थक अंक है। अब गेदरो संख्या वैज्ञानिक गणना के रूप में 6.022 गुने 10⁻23 व्यक्त की जाती है। इस साल में सार्थक अंक 4 है। परांक का स्थिरांक 6.625 गुने 10⁻⁻34 जूल सेकेंड है। परांक का स्थिरांक याद रखिएगा, बिल्कुल याद करने वाला चीज है। परांक का स्थिरांक 6.625 गुनी 10⁻⁻34 जूल। इसका सार्थक अंक 4 है। परांक के स्थिरांक में 6.625 गुने 10⁻⁻34 जूल सेकेंड है। इसका सार्थक अंक 4 है। 6,625 4 हो गया। एक संख्या 18,500 में 3, 4 अथवा 5 सार्थक अंक हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, जिन्हें निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त किया जाता है। 1.85 गुने 10⁻4, इसमें सार्थक अंक 3 है। 1.850 10⁻4, इसमें सार्थक अंक 4 है। 1.850 इसमें सार्थक अंक 5 है। निम्नलिखित संख्याओं में सार्थक अंकों की संख्या बताइए। तो 6.24 है तो इसमें तो उसे गिनने की चीज़ है। 1, 2, 3 अंक है तो 3 अंक हो गया। इसमें है 0.0405 तो कहे गया था कि दायां तरफ वाला 0 को हम नहीं गिनते हैं, तो यहाँ सार्थक अंक क्या हो गया, बाएं तरफ वाला 0 को नहीं गिनते हैं, तो इसलिए सार्थक अंक क्या हो गया, 3 हो गया। उसी तरह से तीसरा है 8.874 तो इसमें तो 0 है ही नहीं है, तो 2, 2, 4, 1, 5 सार्थक अंक 5 हो गया। और 50.0 तो इसमें सभी 0 जो है बीच में आ रहा है तो सभी गिना जाएगा, तो यहाँ 3 सार्थक अंक हो जाएगा, है ना। इसमें 3 सार्थक अंक हो जाएगा। तो निम्नलिखित में कितने सार्थक अंक उपस्थित हैं? निम्नलिखित में कितने सार्थक अंक उपस्थित हैं? तो सवाल वही है। तो इसमें देखो दाएं तरफ है 0, बाएं तरफ है 0, तो बाएं तरफ 0 को गिन नहीं सकते हैं, तो 2 अंक हो गया। 2 और 5 तो सार्थक अंक 2 हो गया। 200 है, इसमें तो 0 है ही नहीं, 0 बीच में पड़ रहा है, तो इसमें सार्थक अंक 3 हो गया। अब 5005 इसमें भी 0 बीच में पड़ रहा है, तो सार्थक अंक 4 हो गया। और इसमें है 1, 2, 6 पर 3 0, तो चूंकि 0 जो है बाईं तरफ पड़ रहा है और दशमलव नहीं है, इसलिए 0 की गिनती नहीं होगी, इसलिए यहाँ पर 3 सार्थक अंक है। और 600.0 है तो इसमें टोटल गिनती हो जाएगी, क्योंकि बाईं तरफ पड़ रहा है और दशमलव भी है, 0 भी है, तो इसमें सार्थक अंक क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। और ये 3.0034 इसमें देखो 0 बीच में पड़ रहा है,
तो सार्थक अंक टोटल हो जाएगा 2 2 4 1 5, सार्थक अंक 5 हो जाएगा। तीसरा है 3.0 ग्राम तथा 3.00 ग्राम में अंतर बताइए। तो जान रहे हैं कि 3.0 ग्राम में 2 सार्थक अंक हैं तथा 3.00 में 3 सार्थक अंक हैं। इसका अर्थ है कि दूसरा मापन प्रथम मापन से ज़्यादा यथार्थ है। दूसरा मापन प्रथम नाप से ज़्यादा बढ़िया है, ज़्यादा उचित है, क्योंकि दूसरा ज़्यादा बारीकी में गया है ना। पहला अंक अंतिम अंक तो गलत हो सकता है ना। तो इसलिए कह रहा था कि दूसरा अंक पहला अंक से ज़्यादा उचित है। 1981 की गणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 684 लाख है। इस परिणाम को वैज्ञानिक गणना के रूप में लिखिए तथा सार्थक गणनों का परिणाम लिखिए। तो यहाँ 1 लाख में 10⁻6 होता है, 684 लाख है तो 10⁻6 गुने 684 हो गया। क्योंकि वैज्ञानिक पद्धति में 0.1 अंक आना चाहिए, तो यहाँ दशमलव अंतिम से आगे जा रहा है। कहाँ जा रहा है? दाईं की ओर बढ़ रहा है ना। क्या बढ़ रहा है? दाईं की ओर बढ़ रहा है। तो 6 2 क्या हो जाएगा? बाईं ओर बढ़ेगा तो पावर बढ़ेगा, है ना। तो 6 2 8 हो जाएगा। सार्थक अंक 3 है, सार्थक अंक 3 है। निम्नलिखित को वैज्ञानिक निरूपण में व्यक्त कीजिए। अब जितना है सबको वैज्ञानिक निरूपण में व्यक्त करना है। 0.440448। अब देखो सिंपल सी बात है, इसमें क्या हो रहा है? 3 अंक पहला वाला में दाईं की ओर जा रहा है, 4 को बाहर निकालना, एक ही अंक लाता है बाहर। तो 4.8 गुने 10 पर 3 अंक दाईं ओर जा रहा है, तो दाएं में माइनस लगेगा, तो 10 पर पावर -3 हो गया। यहाँ देखो कि यहाँ दशमलव कहाँ है, तो ये दशमलव 00 के अंतिम में माने जाएगा। जब अंतिम में माना जाएगा तो वो जाएगा कहाँ? 2.36 में जाएगा। तो टोटल अंक कितना हो गया? 4 किधर भागा? तो बाईं की ओर भागा, तो पावर क्या होगा? प्लस में हो जाएगा 10 पर पावर 4। उसी ढंग से इसमें 3 अंक आगे बढ़ा तो 10 पर पावर 3 प्लस में हो जाएगा 600, है ना। चौथा प्रश्न देखिए 6.00, इसमें भी 6.0 होगा, है ना। एक अंक आगे रहेगा। अंक कितना खसक रहा है? मात्र 1 अंक खसक रहा है, 2 अंक खसक रहा है। तो जब 2 अंक खसक रहा है किधर जा रहा है? तो बाईं ओर जा रहा है, तो पावर में पॉजिटिव होगा, 10 पर पावर 2 होगा। उसी तरह से चौथा क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन है 500। तो 500 है तो 500 के बाद है, तो बाईं तरफ वो जा रहा है, तो पावर 10 पर पावर 2 होगा। 5 गुने 10 पर पावर 2 होगा। 5वां प्रश्न देखिए 783.4 है, इसमें भी 7.834 होगा। और जब 7.834 होगा तो सिंपल सी बात है कि दशमलव कितना अंक घसका? 2 अंक घसका, तो 10 पर पावर 2 होगा। निम्नलिखित प्रत्येक का में सार्थक अंकों की गणना कीजिए। अब इसमें सार्थक अंकों की गणना करना, तो इसमें देख रहे हैं कि 910 द्रव्यमान है, तो इसमें 4 है, क्योंकि 0 बीच में आ रहा है, तो सार्थक अंक 4 हो गया। इसमें देख रहे हैं तो इसमें भी पूरा का पूरा अंक ही है, तो सार्थक अंक 4 हो गया। ये प्रोटॉन की इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है 9.108 गुने 10 पर पावर -31। ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है 9.108 गुने 10 पर पावर -31 kg, 10 पर पावर -31 kg। ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.672 गुने 10 पर पावर -27 kg है। 1.672 गुने 10 पर पावर -27 kg प्रोटॉन का द्रव्यमान है। 0.1
0054। ये नॉर्मल से अंक है, इसमें बता दिए कि इसका सार्थक अंक की दाईं तरफ 0 है तो नहीं जोड़ा जाएगा। इसमें आपका सार्थक अंक कितना हो गया, 3 हो गया। अगला सा है असार्थक। असार्थक अंकों को हटाने का अर्थ है जो अंक सार्थक नहीं है उसे छोड़ देना चाहिए। असार्थक अंकों को हटाने का क्या तात्पर्य है, तो असार्थक अंकों का हटाने का तात्पर्य ये है जो अंक सार्थक नहीं है उसे छोड़ देना चाहिए। यह कार्य सार्थक अंकों को प्रत्येक संख्या में समान रखने के लिए किया जाता है। यह कार्य सार्थक अंकों को प्रत्येक संख्या में समान रखने के लिए किया जाता है। अच्छा, आगे है सवाल, यदि छोड़ो जाने पर। हाँ दोस्तों, मेरा नाम क्या हो गया, मैं एजुकेशन जोन से पढ़ा रहा हूँ और मेरा नाम अन्नू कुमार है। और पढ़ाई अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जो सब बोलते हैं वो मैं पढ़ाई के बीचों बीच में बोल रहा हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यदि छोड़ा जाने वाला अंक 5 से अधिक है, यदि छोड़े जाने वाला अंक 5 से अधिक है तो उससे पहले अंक में एक जोड़ देंगे। अगर हम जिस अंक को छोड़ रहे हैं वो 5 से अधिक है तो हम अपने अंकों में क्या करेंगे, एक उससे पहले वाले जो अंक में जिसे छोड़ रहे हैं उससे पहले वाला अंक में एक जोड़ देंगे, आदि है ना, जोड़ देंगे। जैसे उदाहरण देते हैं 12.06। अगर हम 6 को छोड़ना चाहते हैं, देख रहे हैं कि 5 से ज़्यादा है तो 12.1 लिख देंगे, 0 में 1 जोड़ देंगे। इसलिए पहले वाले अंक से एक बढ़ जाएगा तथा अंतिम परिणाम 12.1 प्राप्त होगा। यदि छोड़े जाने वाला अंक 5 से कम है, छोड़े जाने वाला अंक यदि 5 से कम है तो अंतिम परिणाम में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे 24.123 है, 3 को छोड़ना चाहते हैं तो मात्र 24.12 लिख देंगे, मेरा काम हो गया, है ना। 24.4, इसमें 4 सार्थक अंक है, 1 2 3 4, है ना। तो 4 सार्थक अंकों को लिखना, अंतिम अंक 3 हटा देंगे और अंतिम परिणाम 24.12 प्राप्त होगा। अब जो है आगे कहता है, यदि छोड़े जाने वाला अंक, अभी तो हमने पढ़ लिया 5 से कम रहे 5 से ज़्यादा रहे, यदि छोड़े जाने वाला अंक 5 हो तो पूर्व का सार्थक अंक यदि सम है, जब 5 के बराबर हो तो सम विषम लिखना, सम है। यदि पूर्व का सार्थक अंक यदि सम हो तो उसमें अप्रवर्तित रहेगा, सम में कोई चेंज नहीं करना है। यदि विषम है तो पूर्व का अंक को एक बढ़ा देंगे, यानी सम बना देंगे, जोड़ के एक सम बना देंगे। उदाहरण के लिए 1.614 को 4 सार्थक अंकों में प्रदर्शित करने के लिए कहा गया, तो 1.614 लिख देंगे, 5 को हटा दी, कोई मतलब नहीं क्योंकि 4 मेरा सम था। तथा 1.6175 को लिखने कहा 4 अंकों में, तो हम देख रहे हैं कि 5 है, 5 के पहले क्या है, 7 है, 7 क्या होता है, विषम संख्या, उसको सम बना देंगे, एक जोड़ देंगे, तो 1.6118 लिखेंगे। यदि एक से अधिक असार्थक अंकों को हटाना हो, एक से अधिक असार्थक अंकों को हटाना हो तो भी उपयुक्त नियम का अनुसरण करेंगे, तो भी क्या करेंगे, जैसा नियम ऊपर बताया गया है और अनुसरण करेंगे। इसमें मेन नियम है 5 सम संख्या वाला 5 के बराबर हो तो सम और विषम देखना है,
सम रहे तो वैसे ही छोड़ दो, विषम रहे तो सम बना दो, विषम रहे तो सम बना दो। सम बने सही, सम बने सही। यदि एक से अधिक असार्थक अंक को हटाना हो, यदि एक से अधिक असार्थक अंक को हटाना हो तो भी उपरोक्त नियम का अनुसरण करते हैं। उदाहरण के लिए एक संख्या 1.12456 को दशमलव के बाद 3 स्थान तक व्यक्त करना। इसका अर्थ है कि 5 तथा 6 अंक को छोड़ना है तो सही उत्तर 2 पदों में प्राप्त होगा। तो 1.1246, अगर 6 को हटाया 5 के बराबर है, चूंकि आगे क्या है, आगे विषम था 1.246 विषम था, सम बना दिया। द्वितीय पद 5 को हटाना है तो 3.125, तो 5 हटाना है, अंतिम अंक क्या है, अंतिम अंक 5, उसके पहले क्या है, सम संख्या, तो 1.12 लिख देंगे। 1 अंतिम सम संख्या है, अंतिम क्या है, सम संख्या है 125। तो अंतिम अंक में 5 से अधिक है, देखिए यहाँ पर 6 है, तो 6 है तो 5 से अधिक है, तो 5 को मैं एक जोड़ दिए तो 6 हो गया। अब यहाँ पर 6 है, वो भी जो है 5 से अधिक है, तो अगला में फिर एक जोड़ देंगे, बस। ठीक, हम जानते हैं कि वैज्ञानिक मापन के परिणाम उनकी यथार्थता तथा शुद्धता में भिन्नता रखते हैं, जो मापन उपकरण के अल्पतमांक पर निर्भर करते हैं। हम जानते हैं वैज्ञानिक के मापन के परिणाम उनकी यथार्थता तथा शुद्धता से भिन्नता रखते हैं, यथार्थता तथा शुद्धता से भिन्नता रखते हैं, जो मापन उपकरण के अल्पतमांक पर निर्भर करता है, बहुत कम के अंतर पर निर्भर करता है। अधिकतर स्थितियों में अंतिम प्राप्त करने के लिए, अधिकतर परिस्थितियों में अंतिम परिणाम प्राप्त करने के लिए इन परिमाणों को आपस में जोड़ना, घटाना, गुणा करना तथा भागा देना पड़ता है। यह ध्यान देने योग्य बात है कि इस प्रकार गणितीय गणनाओं में अंतिम परिणाम नियम की सहायता से प्राप्त किया जाता है। अंतिम परिणाम नियम की सहायता से प्राप्त किया जाता है। नियम पहला है संख्याओं के जोड़ तथा बाकी अंतिम परिणामों में दशमलव के बाद केवल उतने ही स्थान तक उत्तर प्राप्त होना चाहिए जितना कि गणनाओं के दशमलव के बाद न्यूनतम स्थान वाली संख्या हो। न्यूनतम स्थान वाली संख्या यह निम्न उदाहरण द्वारा समझिए। नियम पहला कह रहा है कि संख्याओं का जोड़ तथा बाकी में अंतिम परिणाम के दशमलव के बाद केवल उतने ही स्थान पर तक उत्तर प्राप्त होना चाहिए जितना कि गणनाओं के दशमलव के बाद न्यूनतम स्थान वाली संख्या हो। यह निम्न उदाहरण द्वारा स्पष्ट है। अब देखिए कौन कौन उदाहरण द्वारा स्पष्ट है।
संख्याओं को जोड़ना। 3 संख्या है जो 3.52, 2.3 तथा 6.24 है। इनमें दशमलवों के बाद भिन्न भिन्न स्थान है। दशमलवों के न्यूनतम स्थान बारी संख्या 2.3 है। इसका अर्थ है अंतिम परिणाम दशमलव के एक स्थान बाद 12 होना चाहिए। अंतिम परिणाम क्या होना चाहिए? दशमलव के एक स्थान 12 होना चाहिए। तो यहाँ पर जोड़ा गया सिंपल विधि लगा दिया है। 5 और 3 8 2 10 के 0 बाकी हाथ में 1 8 6 2 8 9 10 11 1 12। लेकिन अंतिम परिणाम के बाद दशमलव के 2 स्थान तक प्राप्त हुआ, लेकिन हमको चाहिए एक ही स्थान पर होना चाहिए, जिसका अर्थ है कि अंक 100 अंतिम स्थान परिणाम से हटा देना चाहिए। तो हटाने के लिए क्या करेंगे? आगे एक जोड़ देंगे। चूंकि हटाए जाने वाले अंक 100 है जो 5 से अधिक है, अतः अंतिम परिणामों में 6 से पहले वाले अंक में एक क्या करेंगे? जोड़ देंगे, अर्थात अंतिम परिणाम 12.1 होगा। संख्याओं का घटाना। संख्याओं को घटाना भी योग की तरह ही किया जाता है। उदाहरण के लिए 23.4730 में से 12.11 को घटाना है। तो 52 को घटाना तो सिंपल नियम द्वारा घटा दिया गया। चूँकि 11 है तो 2 अंक को हटाना है। तो 2 अंक को हटाना है तो परिणाम में दशमलव के बाद 4 अंक है, लेकिन अंतिम में परिणाम में दशमलव के बाद 2 ही अंक ही तक देना है। अतः अंतिम परिणाम 11.36 होगा उसका, क्योंकि अंतिम अंक 5 से कम है। अंतिम अंक 0 क्या है? 5 से कम है और पूर्व अंक 3 भी 5 से कम है। संख्याओं के हटाने संबंधी कुछ अन्य प्रश्न इस प्रकार है। जैसे 4.12 यहाँ पर देखा, यहाँ पर हमने बताया था कि क्या आंसर आ रहा था? 1.36। 3 को हटा दिया, 0 को हटा दिया तो इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि 5 से कम था। फिर 3 को हटाया तो इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये भी 5 से 11.36। ठीक, तो अब हम कह रहे थे कि और सवाल है जो यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे कि 5.286 है। सिंपल नियम विधि द्वारा पहले घटा दो, उसके बाद जो है देखो कि 2 अंक तक दशमलव था तो 2 ही अंक तक रहना चाहिए। तो 6 को हटावेंगे तो 1.17 हो जाएगा, क्योंकि 6 हटावेंगे तो 6 5 से ज़्यादा है, 5 से ज़्यादा तो एक उसके पहले वाला 6 में बढ़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। जैसे 27.25 है और नीचे है 12.0234 है। तो सिंपल नियम से घटा देंगे पहले कि भाई कि 10 में से 4 गया 6, और 9 में से 3 गया 6, और 4 में से 2 गया तो 2, और 2 में से 0 गया तो 2, और 7 में से 2 गया तो 5, और 2 में से 1 गया तो 1। उसके बाद देखेंगे भाई कि कितना अंक तक देना है। तो ऊपर में देख रहे हैं कि 2 अंक तक, तो 2 अंक तक देखेंगे तो 2 अंक तक 6 हटावेंगे तो 7 हो जाएगा, फिर 7 को हटावेंगे तो 3 हो जाएगा। तो यहाँ हो गया 15.23। अंतिम 6 को अंक को हटाने से पूर्व 7 अंक का होना हो गया। इसे हटाने से पूर्व अंक 2 को बढ़ाकर 3 कर दिया गया है ना। आगे है नियम गुना अथवा भागा। जोड़ घटाओ तो देख लीजिए, अब गुना भागा भी चलो। गुना भागा अंतिम परिणाम में उतने ही सार्थक अंक होंगे जितने न्यूनतम अंक हैं। गुना तथा भागा की संख्याओं की उदाहरण
अलग अलग दिए गए हैं। संख्याओं का गुना, मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर। यदि हम 2.2120 5 सार्थक अंक का गुना 0.011 2 सार्थक अंक से करें तो परिणाम 0.024332 प्राप्त होगा। 2.2120 गुनी 0.011 2 सार्थक अंक है। अब ध्यान से देखने वाला बात इसमें है कि 5 सार्थक अंक है, अब गुना कर रहा है 2 सार्थक अंक से, तो हमको जो परिणाम मिला गुना करने के बाद जो परिणाम हुआ है ना, जैसे कि इतना इतना गुना किया इतना परिणाम आ गया, परंतु नियम के अनुसार 2 सार्थक अंक के रूप में प्रदर्शित करना होगा। नियम क्या बोल रहा है कि 2 ही अंक सार्थक अंक में, यहाँ पर है कितना सार्थक अंक, तो 1 2 3 4 5 है, 2 करना है तो क्या करेंगे, तो 2 4 रह जाएगा, अब बाकी सब क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो 3 को हटावेंगे तो 2 4 हो गया होगा। संख्याओं का भागा, डिवीजन ऑफ नंबर। अब संख्या का भागा भी सीखना, तो संख्या में तो वही सार्थक अंक देखते हैं। यदि 4.2211 यहाँ कहेगा 5 सार्थक अंक है, यहाँ 3 सार्थक अंक है, 5 अंक सार्थक अंक से गुना भाग दिया गया 3 सार्थक अंक। देखो आंसर आया 1.12263। ये तो ठीक है कि आंसर आया, लेकिन हमको देना है 3 सार्थक अंक तक। ये सार्थक अंक हो गया 1 2 3 4 5 6। अब 3 अंक सार्थक अंक तक देना है, तो सार्थक अंक 3 है तो 1 2 3 1.12 रह जाएगा, अब बाकी सब हट जाएगा, है ना। तो परंतु नियम के 3 सार्थक अंक दिए हुए हैं, होना चाहिए, अंक 263 को हटाना होगा तथा अंतिम परिणाम 1.12 होगा। यदि गणना में कोई यथार्थ संख्या एग्जैक्ट नंबर होती है तो उसका सार्थक अंक अनंत माना जाता है। अगर एग्जैक्ट नंबर हो जाए तो उसका सार्थक अंक अनंत माना जाता है। इस स्थितियों में दूसरा संख्या के सार्थक अंक के रूप में अंतिम परिणाम व्यक्त किया जाता है। अब दूसरा में कम रहेगा तो उसी से व्यक्त किया जाएगा। उदाहरण के लिए एक परिवार में 5.25 kg शक्कर प्रतिदिन उपयोग होता है। इस प्रकार जो है एक माह में शक्कर का उपयोग होगी, 30 दिन में शक्कर का उपयोग कितना होगा, तो 30 दिन जो एग्जैक्ट भर होती तो अनंत होगी। कम वाला कौन हो गया सार्थक मान, ये 3, तो अब 3 ही सार्थक मान हो गया, तब गुना कर देंगे तो 5 या 15 के 5 बकरे 1 3 दूनी 6 1 7 और 3 5 15, तो 15.700 है ना, 15.15 के 5 है ना, 15.75। अच्छा हमको देना है कितना सार्थक अंक, 3 सार्थक अंक, तो 3 अंक सार्थक अंक देना है, तो यहाँ तो हो गया 15.75, यहाँ तो 4 सार्थक अंक है। तो चूंकि 4 सार्थक अंक है तो थर्ड 3 अंक सार्थक अंक तो देना है, तो यहाँ 15.5 किया, तो इसमें क्या किया 5 को हटा दिया, 3 को रखने था, तो 5 चूँकि आगे वाला विषम है ना, 5 को हटा रहे हैं तो आगे वाला देखेंगे ना जी विषम है, तो ये 15.5 kg ने दिया है। ठीक है, आगे कहता है 12 एक यथार्थ संख्या है, अतः इसके सार्थक अंक अनंत होंगे, अतः अंतिम परिणाम सार्थक अंक दूसरी संख्या के सार्थक अंक के समान होनी चाहिए। दूसरी संख्या सार्थक अंक के समान होना चाहिए। यहाँ पर क्या बताए थे 3 है, सार्थक अंक 3 है। अच्छा तो इधर चलना है, उधर नहीं चलना है।
कहता है निम्नलिखित संख्याओं में 4 सार्थक अंकों को रूप में प्रदर्शित कीजिए। अब 4 सार्थक अंक लिखना है, तो यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, हटा दिया तो क्या हो गया 5.608। हाँ, इसमें क्या है 4 लिखना है, तो 4 लिखना है तो हटा देगा तो क्या हो जाएगा, तो हटा देगा तो 32.89 है। 39 दे दिया है तो ठीक है 39 से मानो, तो 39 दे दिया है तो 2 हटा दिया तो कोई अंतर नहीं पड़ा। अब तीसरा है 1.789, तो इसमें भी जो है 1.789 रह दिया तो नया दिया तो क्या हो गया 1.90 हो गया, 1.7890 कितना रहने देना 4 ना रहने देना, तो 1 हो ही गया 9 1.790। यहाँ पर देखो लिखा है 1.790 ठीक तो है। अच्छा 0.007 तो यहाँ पर क्या है 4 रखना है 1 2, अब 0.77 4 रखना है तो 4 तो है ही है, आगे बढ़ा के तो गिनती नहीं होता है। संख्याओं 28.521 6.38 तथा 0.216 का योग ज्ञात कीजिए तथा अंतिम परिणाम ज्ञात कीजिए। योग ज्ञात हो गया, सिंपल भाषा में जोड़ दो। अंतिम परिणाम हो गया कि अंतिम परिणाम देखो सबसे कम कौन है, तो 2 अंक तक है दशमलव, 2 अंक तक तो 7 को बढ़ा देंगे 3512 हो जाएगा, 3512 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखना है 4.62 ग्राम चीनी तथा 2.935 ग्राम नमक 28.2 ग्राम पानी को मिलाया जाता है। विभिन्न का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो देख रहे हैं कि सबसे कम किस में है, तो पानी वाला में है दशमलव। पहले जोड़ दो नॉर्मल भाषा में, तो जोड़ दिए, जोड़ने के बाद कितना आया, जोड़ने के बाद आया तो 1 अंक तक करना, तो 5 को हटा दो, 7 को 8 बना दो, क्योंकि सम संख्या नहीं था, है ना। चूंकि सम संख्या रहता तो क्या होता, वैसा ही रह जाता, विषम था तो 5 है तो आगे बढ़ाना पड़ा। तो यहाँ पर क्या रहता 3.7, ऐसो भी 5 हटाया तो 6 हो गया, 6 हटाया तो क्या हो गया 8 हो गया। अब अगला सवाल है तांबे की धातु का द्रव्यमान, तांबे की धातु का द्रव्यमान, तांबे की धातु का द्रव्यमान, तांबे की धातु का द्रव्यमान। हाँ, तो क्या कह रहे थे, तांबे की धातु का द्रव्यमान 6.342 ग्राम है तथा उसका घनत्व 7.6 ग्राम Cm-3 है। इसका आयतन कितना होगा। तांबे की धातु का द्रव्यमान लिख दिया, तांबे के धातु का घनत्व 7.6 ग्राम Cm-Q लिख दिया। आयतन बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बता घनत्व। आयतन बराबर किसी भी वस्तु का द्रव्यमान जितना भार है, अब बता घनत्व 1 ग्राम में जितना क्या होता है, 1 ग्राम में जितना द्रव्यमान सकता है, तो यहाँ 7.6 GCM ग्राम प्रति घनत्व होता था, तो यहाँ CM क्यों आ गया, जी कट गया, है ना।
तो यहाँ हो गया 0.834 cm3। अंतिम परिणामों में 2 सार्थक अंक होने चाहिए क्योंकि परिशुद्ध न्यूनतम संख्या में 2 अंक 7.6 है। अंतिम परिणाम में 2 सार्थक अंक होने चाहिए क्योंकि परिशुद्ध न्यूनतम में क्या है, संख्या 2 सार्थक है 7.6। अब भागा के नियम में सार्थक अंक देखा जाता है। अंतिम परिणाम भागा दे दिया, अंतिम परिणाम 2 है तो यहाँ पर 8.83 ध्यान से में क्यों हो गया, सही उत्तर। निम्नलिखित को 4 सार्थक अंकों के रूप में व्यक्त कीजिए। तो पहला है 6.45372, 1 2 3 4, 7 को हटा रहे हैं तो 4 बन गया, 3 में 1 जोड़ेंगे, 7 जब हटावेंगे तो 3 में 1 जोड़ेंगे। दूसरा सवाल 4 8 4 वो तो रखना है, 4 8 2 6 रखना है, 2 हट रहा है, कम हट रहा है तो वैसे ही रह जाएगा। आगे है 6000, 1 2 3 4 6000, तो 6000 है तो इसको अलग कर दो, 6 गुने 10 का पावर क्या हो गया, 4 हो गया, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। चौथा क्वेश्चन है कि 2.4583 गुने 10 का पावर 5, तो इसमें सार्थक अंक हो गया 5 हो गया। एक अंक हटाना है, 4 ना हटाना है तो 3 हट गया, तो 2.458। हाइड्रोजन का एक परमाणु द्रव्यमान 1.008 U होता है। हाइड्रोजन का एक परमाणु द्रव्यमान 1.008 U है। हाइड्रोजन की 12 परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा, तभी तो वो एक एक नियम से बन जाएगा कि चूंकि तो गुना कर दो 12 से तो हो गया 12 5 7 72 96 12 रहा बात दशमलव के, तो चूंकि 12 एग्जैक्ट बोलूँ तो उसका अनंत हो जाएगा, इसका 3 है तो 3 अंक के बाद दशमलव बिठा देना है ना। चलो अगला है 12 एक यथार्थ संख्या है अर्थात इसके सार्थक अंक अनंत होंगे, अतः अंतिम परिणाम में सार्थक अंक दूसरी संख्या के सार्थक अंक के समान होने चाहिए जो कि 4 है। अतः कुल द्रव्यमान 12.10 U है। निम्नलिखित व्यंजन का हल उचित सार्थक अंक तक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर उचित और अनुचित सार्थक अंक देखना है, गुना भागा है, जोड़ घटाव है। तो सबसे पहले क्या किया जाए, तो देखिए सबसे पहले किया गया है, सबसे पहले तो प्रश्न उतार दिया गया, उसके बाद जो है मल्टीप्लाई कर दिया 4 से, अब भागा दे दिया 5.6 से, गुना करके आया 0.0964 गुने 10 पर पावर -4। व्यंजन में न्यूनतम सार्थक अंक 1 है, व्यंजन में न्यूनतम सार्थक अंक 1 है, इसलिए 1 अंक सार्थक अंक रखना है। अतः अंतिम परिणाम क्या होगा, अंतिम परिणाम एक सार्थक अंक के रूप में ही व्यक्त किया जाएगा। अतः हल 0.1 हो गया, क्योंकि 9 को हटा देना है तो 1 बचेगा। सार्थक परिणाम 0.1 गुनी 10 पर पावर -4 कहता है रसायन विज्ञान में
रसायन विज्ञान में प्रायोगिक कार्यों हेतु पदार्थों की वर्णन एवं विश्लेषण में द्रव्यमान, लंबाई, ताप और समय जैसे मूलभूत भौतिक राशियों का मापन अत्यंत महत्वपूर्ण है। पदार्थ के गुणों को मात्रात्मक रूप से प्रदर्शित करने में दो पहलू मुख्य हैं। पहला संख्यात्मक परिणाम, दूसरा मात्रात्मक अर्थात इकाई। उदाहरण के लिए किसी वस्तु की लंबाई 5 मीटर है तो 5 मीटर परिणाम है तथा मीटर मात्रक है। मीटर क्या है? मात्रक है। अब देखिए यहाँ ऐसा ही मात्रक दिए जा रहे हैं, बहुत परीक्षा में आवेगा। तो समय का ऐसा ही मात्रक क्या है? समय को भौतिक राशि समय है, समय को t से सूचित करते हैं। इसका ऐसा ही मात्रक s है। द्रव्यमान को छोटी m से सूचित करते हैं। इसका ऐसा ही मात्रक किलोग्राम है और किलोग्राम को kg से सूचित करते हैं। लंबाई l मीटर है, इसका मात्रक छोटी m से सूचित करते हैं। विद्युत धारा को एम्पियर से सूचित करते हैं। विद्युत धारा को I से सूचित करते हैं। एम्पियर, इसका मात्रक एम्पियर है जिसे A से सूचित करते हैं। ज्योति तीव्रता का मान होता है। ज्योति तीव्रता को I भी से लिखते हैं। ज्योति तीव्रता को I भी से लिखते हैं। इसका मात्रक है कैंडेला, इसको सीधी से लिखा जाता है। ऊष्मागतिकी ताप को T से सूचित करते हैं। इसका मात्रक केल्विन होता है, केल्विन को K से सूचित करते हैं। पदार्थ की मात्रा मोल, इसे मोल, पदार्थ की मात्रा N से सूचित करते हैं। इसकी मात्रा मोल को MOL मोल से सूचित करते हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ मान है, शुरू से छोटी सी चलते हैं हम। आयतो 10⁻⁻8 होता है। आयतो को E से सूचित करते हैं। आयतो फेम्टो पिको नैनो, याद रखिए, आयतो फेम्टो पिको नैनो माइक्रोमिली सेंटीदेसी। कविता है, याद कर लीजिए। आयतो फेम्टो पिको नैनो माइक्रोमिली सेंटीदेसी। डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा तेरा पेंटा एक्सा। तो हम कह रहे थे आयतो होता है 10⁻⁻18 और आयतो को A से सूचित करते हैं। फेम्टो को वो होता है सब 10⁻⁻15, उसे F से सूचित करते हैं। P को 10⁻⁻12, इसको P से सूचित करते हैं। इसमें एक ट्रिक और है कि को लगल है, अंतिम में O आकार है जो कि माइनस में है ना। आयतो 10⁻⁻18, फेम्टो 10⁻⁻15, P को 10⁻⁻12, नैनो 10⁻⁻9, माइक्रो 10⁻⁻100, मिली 10⁻⁻3, सेंटी 10⁻⁻2, देसी 10⁻⁻1। डेका 10⁻1, हेक्टो 10⁻2, किलो 10⁻3, मेगा 10⁻6,
गीगा 10⁻9, गीगा 10⁻9, तेरा 10⁻12, पेंटा 10⁻15, एक्सा 10⁻18, एक्सा 10⁻18। लंबाई है, लंबाई है, ध्यान दीजिए। हाँ, तो क्या कर रहे थे, लंबाई, लंबाई के मात्रक मीटर होता है, लंबाई के मात्रक मीटर होता है। अब मीटर का परिभाषा सुनिए। प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 सेकंड के 1/1 बता इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 29 करोड़ 97,92,458 समय अंतराल में तय किए गए पथ की लंबाई को मीटर कहते हैं। गए लंबाई को मीटर कहते हैं। लंबाई मीटर को परिभाषित किया जाता है प्रकाश की चाल से। प्रकाश द्वारा निर्वात, जहाँ हवा नहीं होता है, प्रकाश द्वारा निर्वात में 29 करोड़ 97 लाख 92,458 वन बताओ 29 करोड़ 97 लाख। एक सेकेंड को सोचो कितना टुकड़ा बात रहा है, सोचो 29 करोड़ 97 लाख 92,458 समय अंतराल में किए गए पथ की लंबाई को मीटर कहते हैं। द्रव्यमान किलोग्राम में, द्रव्यमान जो है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम है और समय का मात्रक सेकंड है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है। द्रव्यमान की परिभाषा देखो, 1 किलोग्राम की, किलोग्राम द्रव्यमान का मात्रक है या अंतर्राष्ट्रीय मात्रक किलोग्राम के, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक किलोग्राम द्रव्यमान के बराबर है, किलोग्राम द्रव्यमान के बराबर है। समय का परिभाषा सेकेंड है, 1 सेकेंड सीजियम 133 परमाणु। अब सेकेंड कैसे परिभाषित किया गया है, ध्यान देखो। सीजियम 133 परमाणु, सीजियम तत्व का नाम है, उसका 133 परमाणु की मूल अवस्था, 133 परमाणु की मूल अवस्था के 2 अति सूक्ष्म स्तरों के बीच होने वाले संक्रमण के संगत विकिरण के 91,92,63,770 आवर्तों की अवधि है। 91,92,63,770 आवर्तों की अवधि है। विद्युत धारा जो होता है वो एम्पियर से में नापाता है। उसका परिभाषा सुनो। 1 एम्पियर में स्थिर विद्युत जो निर्वात में 1 मीटर दूरी पर स्थित 2 अनंत लंबाई वाले समानांतर एवं नगण्य अनुप्रस्थ काट वाले चालकों के बीच प्रवाहित होने पर 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति मीटर की लंबाई का बल उत्पन्न करती हो, उसको एम्पियर कहते हैं।
1 एम्पियर व स्थिर वैद्युत है। 1 एम्पियर व स्थिर वैद्युत है। एम्पियर क्या है? स्थिर वैद्युत है, व स्थिर विद्युत है। जो 1 मीटर दूरी पर स्थित 2 अनंत चालकों की लंबाई 1 मीटर दूरी है और लंबा अनंत तक है दोनों का, और साथ में समांतर होना चाहिए, एवं नगण्य अनुप्रास्थ कात वाले, नगण्य अनुपात बहुत पतला, नगण्य अनुप्रास्थ कात वाले चालकों के बीच प्रवाहित होने पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन प्रति मीटर की लंबाई का बल उत्पन्न होता है। उस बल को की लंबाई को क्या कहते हैं? एम्पियर। ऊष्मागतिकी तापक्रम जिसका मात्रक केल्विन है। ऊष्मागतिकी तापक्रम जिसका मात्रक केल्विन है। केल्विन की परिभाषा क्या है? आओ जाने केल्विन की परिभाषा। आओ जाने केल्विन की परिभाषा। केल्विन ऊष्मागतिकी ताप का मात्रक है। केल्विन ऊष्मागतिकी ताप का मात्रक है जो जल के तिर्यक बिंदु में ऊष्मागतिकी ताप का 1/273.16वां भाग होता है। केल्विन ऊष्मागतिकी ताप का बा मात्रा है। ऊष्मागतिकी ताप का बा मात्रक है जो जल में तिर्यक बोले तो 3 जल में तिर्यक बिंदुओं के ऊष्मागतिकी ताप का 3 बिंदुओं के बीच के ऊष्मागतिकी का ताप का 1/273.16वां भाग है होता है। पदार्थ की मात्रा मोल को कहते हैं। मोल किसी निकाय में पदार्थ की बा मात्रा है। मोल किसी निकाय में पदार्थ की बा मात्रा है जिसमें मूल कणों एलिमेंट्री पार्टिकल की संख्या उतनी ही होती है जितनी 0.012 kg कार्बन 2 में उपस्थित परमाणुओं की संख्या। इसके संकेत मोल है। दीप्त तीव्रता कैंडेला। दीप्त तीव्रता कैंडेला किसी दी गई दिशा में 540 × 10⁻12 हर्ट्ज आवृत्ति वाले श्रोताओं की ज्योति तीव्रता है। कैंडेला किसी दी गई दिशा में 540 × 10⁻12 हर्ट्ज आवृत्ति वाले स्रोत की ज्योति तीव्रता है जो उस दिशा में 1/183 वाट प्रति स्टेडियन की विकिरण तीव्रता का एक वर्गीय प्रकाश उत्सर्जित करती है। 1/183 वाट प्रति स्टेडियन की विकिरण तीव्रता का वर्गीय प्रकाश उत्सर्जित करती है। इन पूर्व लग्नों का प्रकाश शास्त्र में बहुत उपयोग होता है। इन पूर्व लग्नों का प्रकाश शास्त्र में बहुत उपयोग होता है क्योंकि 2 परमाणु के बीच की दूरी को प्रदर्शित करना हो
दो परमाणुओं के बीच की दूरी को प्रदर्शित करना हो तो उसे नैनो तथा पिको में लिख लिया जाता है। अगर दो परमाणुओं के बीच की दूरी को प्रदर्शित करना हो तो उसे नैनो तथा पिको मीटर में लिख लिया जाता है। कुछ तीव्र रासायनिक नैनो सेकेंड तथा सेकेंडों में समाप्त होती है। आधुनिक कंप्यूटर एक नैनो सेकेंड में 10 अंकों वाली दो संख्याओं की जोड़ा कर देती है। आधुनिक कंप्यूटर एक नैनो सेकेंड में 10 अंकों वाली दो संख्याओं की जोड़ा कर देती है। व्युत्पन्न मात्रक ज्ञात करने हेतु मात्रकों का इस प्रकार गुणा या भाग किया जा सकता है, जैसे बीजीय गणित की राशियां हो, जैसे 20 ग्राम में 2 ग्राम का भाग देने पर प्राप्त राशि मात्रक विहीन होगी। प्राप्त राशि मात्रक क्या होगी? विहीन होगी। उसमें मात्रक हट जाएगा, क्योंकि मात्रक आपस में कट जाएगा। 20 बता जी बता 2g, जी कट गया, 2 से 2 दहें के 20 10। उसी प्रकार आयतन की मात्रा mq का तथा घनत्व kg माइनस mq का व्युत्क्रमण मात्रक है। द्रव्यों और गैसों के आयतन लीटर में अभिव्यक्त किए जाते हैं। द्रव्यों और गैसों का आयतन लीटर में भी अभिव्यक्त किए जाते हैं। यहाँ 1 लीटर में कहने का हुआ 1 मिलीलीटर में 1000 cm³ के 1000 cm³ के या 1 dm³ के बराबर होता है। 1000 cm³ के या 1 dm³ के बराबर होता है। एक लीटर 1 dm³ के बराबर होता है। ऊर्जा और आवेशों के मात्रकों में ऊर्जा और आवेशों की मात्रकों के प्रतीकों को बड़े अक्षरों से दर्शाया गया है, क्योंकि जूल और कूलाम वैज्ञानिक के नाम हैं। ऊर्जा और आवेशों के मात्रकों के प्रतीक को बड़े अक्षरों से दर्शाया गया, क्योंकि जूल और कूलाम वैज्ञानिक के नाम है। जूल और कूलाम वैज्ञानिक के नाम है, इसको बड़ा अच्छा से दर्शाया गया है। भारत में मापन के मानकों की देखभाल हेतु राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला NPL नेशनल फिजिकल लैबोरेटरी में प्रयोग निर्धारित किए जाते हैं। भारत में मापन के मानकों की देखभाल हेतु राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला NPL नेशनल फिजिकल लैबोरेटरी में निर्धारित किए जाते हैं। मात्रक तथा विमाएं विशेषण यूनिट डायमेंशन एनालिसिस गणनाओं के लिए जो आखिरी यह आवश्यकता नहीं कि वे सभी मात्रकों की एक ही पत्ती में अतः कभी कभी मात्रकों को
गणनाओं के लिए आंकड़े दिए हैं। यह आवश्यक नहीं कि वे सभी मात्रक एक ही पत्ती में हो, अतः कभी कभी मात्रकों को एक पत्ती से दूसरी पत्ती में परिवर्तित करना होता है। इस परिवर्तन के लिए जिस तकनीक का प्रयोग किया जाता है, विमीय विश्लेषण अथवा इकाई गुणांक विधि, यूनिट फैक्टर मेथड अथवा गुणांक लेवल विधि, फैक्टर लेवल मेथड कहलाती है। ध्यान से सुनिए, कहता है कि कभी कभी मात्रकों को एक पत्ती से दूसरी पत्ती में कभी कभी मात्रकों को एक पत्ती से दूसरी पत्ती में परिवर्तित करना होता है। इस परिवर्तन के लिए इस परिवर्तन करना होता है। इस परिवर्तन के लिए तकनीक का प्रयोग किया जाता है, विमीय विश्लेषण। तो वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। ये यूनिट मात्रक तथा विमीय विश्लेषण अगले पाठ में हम लेके आवेंगे। हम एजुकेशन जोन सहोखर से बोल रहे हैं। पढ़ाई क्रमबद्ध चलेगी। ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है। अगले वीडियो छोटे छोटे वीडियो का प्रयास किया जाएगा। क्योंकि ये मेरा पहला वीडियो था, इसलिए लंबा हो गया है और इसे और भी अच्छे ढंग से पेश किया जाएगा। यही मेरी प्रयास रहेगी। तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब मेरे चैनल को कीजिए। क्लास 11 की पढ़ाई फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ इत्यादि हमारे चैनलों पर उपलब्ध होगा, 11th तथा 12th। तो दोस्तों, आज यहाँ तक ही अलविदा कहते हैं। फिर कल मिलेंगे अगले वीडियो के साथ।